अरे यार चलिए भाई। लास्ट अपन बात कर रहे थे ईआर के बारे में, 1 मिनट है ना। चलिए हम बात कर रहे थे सेल ऑर्गन और कोशिका के बहुत सारे ऑर्गन के अंदर अपन ने बहुत सारे ऑर्गन पढ़ भी लिए थे। हम लास्ट में जाते जाते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी किसके बारे में बात कर रहे थे, अंतःप्रदर्वी जालिका के बारे में। और अंतःप्रदर्वी जालिका में मेन पॉइंट आपको पता होंगे। ईआर मेनली कितने प्रकार की होती है, 2। कौन कौन सी, आर ई आर और क्या होती है, एस ई आर। ज्यादा स्थायी संरचना कौन सी होती है, तो हमने कहा आर ई आर। कम स्टेबल कौन होती है, एस ई आर। आर ई आर के अंदर किसका संश्लेषण होता है, प्रोटीन का। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। फिर हमने कहा सेकंड नंबर कौन आती है, एस ई आर। और एस ई आर में किसका संश्लेषण होता है, हमने कहा वसा। और किसका होता है, हमने कहा लिपिड का संश्लेषण होता है। ये अपन पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, गोल्गी बॉडी या गोल्जी कॉय। गोल्गी बॉडी या गोल्जी कॉय गोल्गी बॉडी या गोल्जी कॉय इसको गोल्गी एपरेटस भी कहा जाता है। गोल्गी एपरेटस भी कहा जाता है गोल्जी कॉय को। अब बात आती है कि गोल्जी कॉय है क्या और कोशिका के अंदर कहां पाया जाता है। तो सुनो, जब हम गोल्जी कॉय की बात करते हैं तो सबसे पहला है कि गोल्जी कॉय कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन। कैसी झिल्ली वाला होता है, एकल झिल्ली वाला होता है। और अगर ये एकल झिल्ली वाला है, इसका मतलब ये कौन सी सेल के अंदर नहीं पाया जाएगा, तो हमने कहा कौन सी सेल में एब्सेंट रहेगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। फिर बात आता है कि ये गोल्जी कॉय कहां पाया जाता है। तो याद करो, अपन ने कल पढ़ा था कि ये अगर हम न्यूक्लियस माने, केंद्रक माने, तो इस केंद्रक के पास हमारी कौन पाई जाती थी, ईआर। कौन पाई जाती थी, ईआर। और इसी ईआर के पास में हमने कहा कौन पाया जाता है, गोल्गी एपरेटस। तो एक्चुअल में केंद्रक के आसपास बहुत सारी सेल ऑर्गन होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नजदीक कौन होते हैं, एक तो ईआर। ईआर के अलावा कौन होता है, गोल्गी बॉडी। तीसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे कौन आते हैं, सेंट्रियोल। ये लगभग केंद्रक के बिल्कुल क्या मिलेंगे, आपको पास में मिलेंगे। इसका मतलब ये गोल्जी कॉय जो है वो कहां पाया जाता है, केंद्रक के बिल्कुल क्या पाया जाता है, पास। फिर देखो, याद करो, अपन ने ईआर की संरचना पढ़ी थी। ईआर की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसकी संरचना में कौन कौन पाए जाते थे। तो एक तो हमने कहा क्या पाई जाती थी, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के अलावा ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स के अलावा वेसाइकल। तो गोल्गी बॉडी की स्ट्रक्चर में भी ये तीनों पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक यहां पर एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आती है, जिसको हम कहते हैं गोल्जी केयन या गोल्जी कॉय रिक्तिका कहा जाता है। तो यहां टोटल कितनी स्ट्रक्चर पाई जाती है, 4। कौन कौन सी, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, वेसाइकल और गोल्जी कॉय रिक्तिका। रिक्तिका मतलब वैक्यूल कहा जाता है, ठीक है। फिर बात आती है कि गोल्जी कॉय का काम क्या है। तो याद करो, आप जैसे अगर मंडी में जाते हैं तो मंडी के अंदर आपको क्या मिलते हैं, एजेंट। एजेंट जानते हो, अरे बिचौलिए जानते हो, बिचौलिए अपनी भाषा में बोले। या एक वर्ड आता है जो नॉर्मली अपन यूज नहीं लेते हैं, दलाल शब्द आता है। मंडी के अंदर दलाल मिलते हैं। दलाल का काम क्या होता है, किसानों से फसल लेना, उसको मार्केट तक सप्लाई करना, बीच में मिडल मैन की भूमिका निभाते हैं।
तो सेम ये गोल्जी कॉय जो होता है कोशिका के लिए किसकी भूमिका में कार्य करता है, तो हमने कहा किसका काम करता है, मिडिल मैन का। मिडिल मैन का मतलब है कोई पदार्थ अगर कोशिका झिल्ली में अंदर आ रहा है, कोशिका झिल्ली के बाहर आ रहा है, उस सब की कंट्रोलिंग का काम जो है वो किसके हाथ में रहता है, गोल्जी कॉय। इसलिए कई बार गोल्जी कॉय को एक नाम और दिया जाता है, ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है, कि कोशिका के अंदर पदार्थों का जो आवागमन होता है उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम किसके पास होता है, गोल्जी कॉय के पास आता है। अब मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बताता हूं, एक लाइन लिखो, तब तक लिखो, यह एकल झिल्ली युक्त संरचना है, यह एकल झिल्ली युक्त संरचना है, एकल झिल्ली युक्त संरचना है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। यह एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। लिख दिया। अगला पॉइंट लिखो, यह केंद्रक के पास पाई जाती है, यह केंद्रक के पास पाई जाती है, से यार यह केंद्रक के पास पाई जाती है। अब सुनो, फोटो दिख रहा है आपको इसका, अरे फोटो दिख रहा है, देखो इस फोटो के अंदर आपको यहां पर दिखेगा, हालांकि यहां केंद्रक आपको नहीं मिल रहा है, हमने कहा कि यहां पर क्या पाया जाता है, हमारा केंद्रक कौन है, इसको आप मान लो कि यहां पर कौन उपस्थित है, हमारा केंद्रक उपस्थित है। तो एक गोल्जी कॉय के अंदर दो सरफेस पाई जाती है, दो सतह पाई जाती है, एक आती है सिस और दूसरी कौन सी आती है, ट्रांस आती है। बात आती है सिस और ट्रांस का मतलब क्या है, तो एक पॉइंट के लिए अभी याद रखो, सिस का मतलब है ऐसी सतह जो किसकी तरफ होती है, केंद्रक की तरफ, जो सरफेस न्यूक्लियस की तरफ होती है, ये वाली, इस वाली सतह को हमने कहा क्या कहते हैं, सिस। और यहां हमने कहा रहती है कौन, कोशिका झिल्ली। कौन रहती है, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सारे सेल ऑर्गन किसके अंदर स्थित होते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर। तो यहां रहती है कोशिका झिल्ली। तो जो कोशिका झिल्ली की तरफ जो सरफेस है, ये वाली जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है, ये तो क्या कहलाती है, ट्रांस। और जो केंद्रक की तरफ रहती है वो क्या आती है, सिस। तो एक बार सिंपल सा सवाल आया था कि ऐसा कौन सा कोशिकांग होता है जिसमें सिस और ट्रांस सतह पाई जाती है। तो सिस और ट्रांस सतह कहां पाई जाती है, गोल्गी बॉडी में, गोल्जी कॉय में। सिस वाली सतह किधर की तरफ होती है, केंद्रक, और ट्रांस वाली सतह किधर की तरफ होती है, कोशिका झिल्ली की तरफ। आगे सुनो, इस सिस वाली सतह के लिए नाम आता है फॉर्मिंग सरफेस। क्या कहते हैं इसको, फॉर्मिंग सरफेस कहते हैं। फॉर्मिंग सरफेस का मतलब होता है निर्माणकारी सतह। क्या कहा जाता है इसको, निर्माणकारी सतह। और निर्माणकारी सतह का मतलब है यहां पर निर्माण होता है। कि किसका निर्माण होता है, तो हमने कहा किसका निर्माण होता है, वेसाइकल का। वेसाइकल मतलब किसका निर्माण होता है, आशय। वेसाइकल का मतलब होता है छोटी छोटी बैगनुमा संरचनाएं, जिसके अंदर कोई ना कोई पदार्थ भरा हुआ रहता है, उसको आप क्या कहते हो, वेसाइकल। तो हमने कहा सिस वाली सतह को क्या कहते हैं, निर्माणकारी। इसी के लिए एक नाम आता है अभिसारी सतह। कौन सी आती है, अभिसारी सतह, सेंट्रीपिटल सरफेस कहा जाता है। अभी का मतलब जानते हो, अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक ऐसा बल जो कहां लगता है, केंद्र की तरफ लगता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अभिसारी सतह। के ऐसी सतह जो किसकी तरफ होती है, केंद्र। अब बात आती है ट्रांसफेस। ट्रांसफेस के दो नाम आते हैं, एक तो इसको कहा जाता है मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस को कहते हैं हम कहा परिपक्वन सतह।
क्या कहा जाता है इसको? परिपक्वन सतह कहा जाता है। और दूसरा इसको अभिसारी की जगह क्या कहते हैं? अपसारी, सेंट्रीफ्यूगल सरफेस कहा जाता है। अपसारी का मतलब है अपसरण, अपसरण का मतलब है दूर। किससे दूर? केंद्रक से। तो जो केंद्रक से दूर होती है उसको आप क्या कहते हो? तो हमने कहा अपसारी सतह कहते हैं। फिर सवाल है कि परिपक्वन सतह क्यों कहते हैं? तो हमने कहा कि जो वेसाइकल है उसका निर्माण तो कहां होता है? तो धीरे धीरे ये वेसाइकल यहां गति करते करते जब यहां पहुंच जाती है, ट्रांस वाली सतह पर पहुंच जाती है, तो ये वेसाइकल एकदम से क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती है। क्या हो जाती है? परिपक्व हो जाती है। और यहां जब ये परिपक्व होती है तो यहां से ये अलग हो जाती है और अलग होके जहां जाना है वहां पहुंच जाती है। भाई अपन ने क्या बोला कि गोल्जी कॉय जो है वो किसकी भूमिका निभाता है? मिडल मैन की। किसकी भूमिका निभाता है? मिडल मैन की भूमिका निभाता है। एक मिनट, हाँ जी। अब यार क्या करूं मैं? हो गया तो हो गया, उसको वीडियो क्या एंड स्ट्रीम करके नहीं स्टार्ट करूं? हाँ, अब क्या करें? हाँ, पर छोड़, एंड स्ट्रीम ही कर रहा हूं, उसको वीडियो में डाल देंगे अपन। चलो, वेसाइकल अभी थोड़ी देर को देखो, वेसाइकल का काम क्या है मैं आपको सही से समझा देता हूं वापस। हमने कहा अभी के लिए इतना याद रखो कि गोल्जी कॉय के अंदर कितनी सतह होती है? दो। कौन कौन सी? एक होती है सिस और दूसरी कौन सी होती है? ट्रांस। इस सिस वाली सतह को अपने कौन सी सतह बोला है? निर्माणकारी। क्यों? क्योंकि किसका निर्माण होता है? वेसाइकल का। और ट्रांस वाली सतह को आपने क्या बोला है? परिपक्व सतह कहा जाता। अब बात आती है इन दोनों का एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो हमने कहा एग्जैक्ट मतलब ये है कि ये हमारा केंद्रक और ये हमारी कौन सी झिल्ली आती है? कोशिका झिल्ली। कौन सी झिल्ली आती है? कोशिका झिल्ली। हमने कहा कोई पदार्थ जो है वो कहां आया है? कोशिका के अंदर आया है। कहां आया है? कोशिका द्रव्य के अंदर आया है, कोशिका झिल्ली के अंदर आया है। तो सबसे पहले इस पदार्थ को किसके द्वारा ग्रहण किया जाएगा? तो हमने कहा कौन सी सतह के? सिस सतह के द्वारा। सबसे पहले सिस सतह के पास में आएगा। सिस सतह क्या करेगी? यहां पर एक बैगनुमा संरचना बनाएगी, छोटी सी बैग जैसी स्ट्रक्चर बनाएगी। इसमें इस पदार्थ को क्या कर दिया जाएगा? भर दिया जाएगा। और तो सबसे पहले बैगनुमा संरचना जो बनती है, जो वेसाइकल बनती है, वो कौन सी सतह पर बनती है? सिस वाली। इसलिए इसको आपने सिस सतह को क्या नाम दिया? निर्माणकारी सतह। अब क्या हुआ? ये धीरे धीरे वेसाइकल, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा गोल्जी कॉय रहता है, ये पूरा का पूरा गोल्जी कॉय है हमारा। अब क्या हुआ? ये धीरे धीरे वेसाइकल इसकी सतह से गति करते 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 कहां पहुंच जाती है? ट्रांस सतह पर। कहां पहुंच जाती है? और ट्रांस सतह पर पहुंचते पहुंचते ये एकदम से क्या हो जाती है? मैच्योर। अब सवाल ये है कि मैच्योर का मतलब क्या होता है? हमने कहा सपोज करो बाहर से जो आया है वो क्या आया है? लिपिड आया है। क्या आया है? लिपिड। इस लिपिड को किसके अंदर भर दिया? वेसाइकल। फिर इसके अंदर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रासायनिक रूपांतरण होगा। रासायनिक रूपांतरण का मतलब यह है कि जो लिपिड होता है उस लिपिड को किसमें बदल दिया जाता है? तो हमने कहा किसमें बदल दिया जाता है? ग्लाइकोलिपिड में बदल दिया जाता है। और जब तक लिपिड ग्लाइकोलिपिड में नहीं बदलेगा ये यहां घूमती रहेगी, और ज्यों ही लिपिड किस में बदल गया? ग्लाइकोलिपिड में, ये पहुंचते पहुंचते कौन सी सतह पर पहुंच जाएगी? ट्रांस। अब ग्लाइकोलिपिड बदलने का मतलब है ये पूरी तरह से क्या हो गया है? परिपक्व, मैच्योर। और ज्यों ही ये वेसाइकल हमने कहा ट्रांस वाली सतह पर पहुंची। कौन सी सतह पर पहुंची? ट्रांस वाली सतह पर। ये वाली वेसाइकल ट्रांस वाली सतह पर पहुंच गई। यहां पहुंचते पहुंचते ये क्या हो गई? मैच्योर हो गई, परिपक्व हो गई। इसलिए हमने कहा ट्रांस वाली सतह को क्या कहते हैं? परिपक्वन सतह कहते हैं। फिर क्या होगा? यहां से इस वेसाइकल को क्या कर दिया जाएगा? अलग, रिमूव कर दिया जाएगा। और रिमूव कर दिया उसके बाद इस लिपिड की आवश्यकता सपोज करो किसको है? माइटोकॉन्ड्रिया को है। किसको है? माइटोकॉन्ड्रिया को है। तो ये धीरे धीरे वेसाइकल किसके पास पहुंच जाएगी? माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंच जाएगी। जैसे होता है ना किसानों से जो जीरा खरीदा जाता है,
किसानों से जो गेहूं खरीदा जाता है उस गेहूं को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है उसमें धूल मिट्टी के कण हल्का बहुत जो कचरा होता है उसको क्या किया जाता है, साफ करने के बाद उसको पैक किया जाता है। पैक करके उसको कहां भेज दिया जाता है, बाजार में, और बाजार से होते हुए कहां पहुंच जाता है, हमारे घर तक पहुंच जाता है। तो वही काम कौन कर रहा है, गोल्जी कॉय कर रहा है। इसलिए गोल्जी कॉय को क्या कहा जाता है, मिडिल मैन ऑफ सेल कहा जाता है। अरे क्लियर है? तो फोटो आपके मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। कल आ गया था सबके पास, एक दो बंदे जो है वो नहीं जुड़ पाए थे कल, क्योंकि मेरे पास उनके नंबर मिस हो गए थे। आज जोड़ देंगे उनको, जो भी मिस हुए हैं उनको। लिख दिया, फोटो ये बना लेना, मैं आपको भेज दूंगा। इसको लिखो, गोल्जी कॉय को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है। गोल्जी कॉय को लाइपोकॉन्ड्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में लिपिड का संश्लेषण होता है। बहुत अधिक मात्रा में लिपिड का संश्लेषण होता है। लिख दिया, अगला पॉइंट लिखो, इसके अतिरिक्त गोल्जी कॉय को इडियोसोम भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त गोल्जी कॉय को इडियोसोम भी कहा जाता है। तो लाइपोकॉन्ड्रिया बोलो, इडियोसोम बोलो, ये दोनों ही नाम किसके लिए यूज किए जाते हैं, गोल्जी कॉय के लिए। अगला पॉइंट लिखो, गोल्जी कॉय की संरचना में निम्न भाग पाए जाते हैं। गोल्जी कॉय की संरचना में निम्न भाग पाए जाते हैं। बोलो भाई, कौन कौन से? तो हमने कहा एक तो हमारे कौन पाया जाएगा, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के अलावा कौन मिलेगा, हमने कहा सिस्टर्नी के अलावा कौन मिलेगा, वेसाइकल। वेसाइकल के अलावा क्या मिलेगी, तो हमने कहा कौन मिलेगी, ट्यूब्यूल्स। और ट्यूब्यूल्स के अलावा कौन मिलेगी, गोल्जियन वैक्यूल, यानी गोल्जी कॉय क्या कहा जाता है, रिक्तिका। लिख दीजिए इसको। लिखाऊंगा ना, सबके अंदर लिखेंगे थोड़ा थोड़ा पॉइंट। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में बात करेंगे, सिस्टर्नी की बात करेंगे। तो लिखो, सबसे पहले लिखो सिस्टर्नी। इधर देखो, अगर हम सिस्टर्नी की बात करें ना, तो याद करो कल भी अपन ने पढ़ा था किसके बारे में, सिस्टर्नी के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, सिस्टर्नी के बारे में पढ़ा था, याद होगा शायद आपको। इधर देखो, ये भी एक प्रकार की, यहां पे देखो, जब आपने ईआर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, किसकी, अंतःप्रदर्भी जाली का, इसमें भी ये क्या पाई जाती है, सिस्टर्नी। लेकिन इसकी सिस्टर्नी और इसकी सिस्टर्नी में एक सबसे बड़ा अंतर आता है। क्या आता है, सबसे बड़ा अंतर है, याद करो, अपन ने ईआर के बारे में पढ़ा था, तो ईआर के अंदर जो सिस्टर्नी पढ़ी थी वो हमने कहा, देखो ये
ER वाली सिस्टर्नी आपको यहां क्लियर दिखेगी। इसमें पूरी सिस्टर्नी एक साथ अटैच है, कहीं पर भी ब्रांच नहीं मिलेगी, शाखा नहीं मिलेगी इसकी। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, गोल्जी कॉय की, गोल्जी कॉय के अंदर देखो हर सिस्टर्नी जो है वो एक दूसरे से क्या है, तो हमने कहा एक दूसरे से हमारी क्या होती है, ये अलग अलग होती है। तो गोल्जी कॉय के अंदर सिस्टर्नी अशाखित शाखित होती है, जबकि हमने कहा ER के अंदर कैसी आती है, अशाखित। वहां पर भी लंबी और चपटी होती है, यहां पर भी लंबी और चपटी है। फिर हमने कहा कि ये जो सिस्टर्नी है, इस सिस्टर्नी के बीच में ये जो गैप है, ये खाली स्थान है, इस रिक्त स्थान को क्या बोला जाता है, ल्यूमेन। क्या बोला जाता है, ल्यूमेन। याद करो, सेम टू सेम ल्यूमेन अपन ने कहा था, थाइलेकॉइड में जो रिक्त स्थान आता है उसको भी क्या कहते हैं, ल्यूमेन। तो नॉर्मली जो सेल ऑर्गन होते हैं, कोशिका के जो अंग होते हैं, उनमें जो रिक्त स्थान आता है उनके लिए कॉमन वर्ड यूज करते हैं, क्या अपन, ल्यूमेन लिखते हैं। तो पहला लिखो सिस्टर्नी, इसमें लिखो यह लंबी चपटी, यह लंबी चपटी तथा शाखित संरचना होती है, लंबी चपटी तथा शाखित संरचना होती है, जो कि गोल्जी कॉय का मुख्य भाग बनाती है, जो कि गोल्जी कॉय का मुख्य भाग बनाती है। जो कि गोल्जी कॉय का मुख्य भाग बनाती है। लिख दिया। नेक्स्ट लिखो, यह सिस्टर्नी अपने अंदर घना व अपारदर्शी पदार्थ, यह सिस्टर्नी अपने अंदर, इसी में सिस्टर्नी के अंदर, यह सिस्टर्नी अपने अंदर घना व अपारदर्शी, डेंस और नॉन परमिएबल सब्सटेंस, घना व अपारदर्शी पदार्थ भरे हुए रहती है, जिसे नोड कहा जाता है, जिसे नोड्स कहा जाता है। चलिए, ये हमारी स्ट्रक्चर जो आती है वो किसकी आती है, सिस्टर्नी की। नेक्स्ट लिखो वेसाइकल, नेक्स्ट लिखो वेसाइकल। नेक्स्ट सेकंड नंबर लिखो वेसाइकल, या इसको हम क्या कहते हैं, आशय। वेसाइकल या इसको क्या कहा जाता है, आशय। लिखो सिस्टर्नी की सतह पर, सिस्टर्नी की सतह पर छोटी छोटी बैगनुमा संरचनाएं, छोटी छोटी बैगनुमा संरचनाएं वेसाइकल कहलाती है, वेसाइकल कहलाती है, जिसमें स्त्रावी पदार्थ भरे रहते हैं, जिसमें स्त्रावी पदार्थ, सीक्रेटिव सब्सटेंस कहा जाता है, जिसमें स्त्रावी पदार्थ भरे रहते हैं। ये देखो यहां पर अपन ने कहा बहुत सारी आपको छोटी छोटी बैग के नुमा संरचनाएं मिल रही है। इन बैग नुमा संरचनाओं को हमने कहा क्या कहा जाता है, वेसाइकल। क्योंकि जिस भी पदार्थ का सिक्रेशन करना हो, हमने कहा इसको को सबको किस में पैक किया जाता है, वेसाइकल के अंदर पैक किया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, क्या कह रहे हो, किसमें,
ल्यूमेन का मतलब क्या होता है? ल्यूमेन का मतलब होता है रिक्त स्थान, जो किस में रहता है? सिस्टर्नी में। देखो ये वाली सिस्टर्नी है, ये पूरा का पूरा जो गैप है ना, ये रिक्त स्थान, ये क्या कहलाता है? ल्यूमेन कहलाता है। और हमने कहा कि जिस पदार्थ को आपको ट्रांसफर करना है आगे, उन सबको किस में पैक किया जाता है? तो सबको किस में पैक करते हैं? वेसाइकल के अंदर। ओके, चलिए नेक्स्ट लिखो। जिन कोशिकाओं का कार्य, हाँ इसी में जिन कोशिकाओं का कार्य स्त्रावण का होता है, सिक्रेशन, जिन कोशिकाओं का कार्य स्त्रावण का होता है, उनमें गोल्जी कॉय तथा वेसाइकल, उनमें गोल्जी कॉय तथा वेसाइकल, गोल्जी कॉय तथा वेसाइकल अधिक मात्रा में पाई जाती है। गोल्जी कॉय तथा वेसाइकल अधिक मात्रा में पाई जाती है। ओके, क्योंकि भाई वेसाइकल का मेन कार्य ही होता है, इनके अंदर कौन से पदार्थ है? स्त्रावी। और अगर कोई कोशिका किसी पदार्थ का सिक्रेशन करती है, स्त्रावण करती है, खासकर हमने कहा कौन सी कोशिका, कौन से अंग हमारे शरीर में? एंडोक्राइन, अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जितनी भी है, इन सब का कार्य जो होता है किसका सिक्रेशन करना है? हार्मोन का। इसके अलावा हमने कहा हमारे शरीर में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? म्यूकस, ग्लोबुलेट सेल कहा जाता है। और म्यूकस कोशिकाओं का काम होता है किसका सिक्रेशन करना? तो हमने कहा किसका करना? श्लेष्मा का। तो इन सब के अंदर वेसाइकल और वेसाइकल के साथ साथ आप कहोगे क्या पाया जाता है? गोल्जी कॉय पाया जाता है। नेक्स्ट लिखो, अगला लिखिए कौन कौन थी? एक तो हमने कहा सिस्टर्नी, सिस्टर्नी के अलावा वेसाइकल, वेसाइकल के अलावा कौन आती है? ट्यूब्यूल्स। तो लिखो थर्ड नंबर ट्यूब्यूल्स। इसमें लिखो ये संरचनाएं गोल्जी कॉय को स्थायित्व प्रदान करती है। गोल्जी कॉय को स्थायित्व प्रदान करती है। लिख दिया। चलिए मैन हमने कहा सिस्टर्नी, सिस्टर्नी के अलावा वेसाइकल और वेसाइकल के अलावा क्या आएगा? ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये तो याद रखना, वैक्यूल प्रेजेंट रहती है। इस वैक्यूल के अंदर भी क्या उपस्थित रहते हैं? तो हमने कहा क्या रहते हैं? स्त्रावी पदार्थ। इसको लिखना जरूरी नहीं है। अगला पॉइंट लिखिए नॉर्मल। गोल्जी कॉय में दो प्रकार की सतह पाई जाती है। सरफेस, गोल्जी कॉय में दो प्रकार की सतह पाई जाती है। अब देखो कौन कौन सी सतह है। हमने कहा एक हम यहां लेते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। एक हमने कहा यहां हम लेते हैं कौन सी झिल्ली? सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। ओके, और हमने कहा, हम एक ही मैं यहां पे सिस्टर्नी बना रहा हूं। हमने कहा कि जैसे ये यहां पर क्या है? ये हमारा क्या रहता है? हमने कहा कौन रहता है? गोल्जी कॉय। इस गोल्जी कॉय के अंदर ये वाली जो सतह है, इसको आप कौन सी सतह कहते हो? सिस सतह। ये वाली जो सतह है, इसको क्या कहते हो? ट्रांस सरफेस, यानी क्या कहते हैं? ट्रांस सतह कहते हैं। अरे याद रह जाएगा। तो सबसे पहला है सिस सतह के बारे में याद रखना। ये हमेशा किसकी तरफ रहती है? तो हमने कहा किसकी तरफ रहेगी? न्यूक्लियस की तरफ। दूसरा याद रखना, इसको हम क्या कहते हैं?
फॉर्मिंग सरफेस यानी क्या कहा जाता है, निर्माणकारी सतह, क्योंकि सबसे पहले वेसाइकल का निर्माण यहीं से शुरू होता है। तीसरा हमने कहा इसी को सेंट्रीपिटल यानी क्या कहा जाता है, हमने कहा अभिसारी सतह। इन तीनों के लिए मतलब किसके लिए वर्ड आएगा, ये सारा सिस सरफेस के लिए। और अगर हम ट्रांस सरफेस की बात करें, कौन सी सतह की बात करें, ट्रांस सरफेस, तो देखो ट्रांस सरफेस के बारे में पहला याद रखोगे, वो केंद्र की तरफ है तो ये किसकी तरफ रहेगी, तो हमने कहा सेल मेम्ब्रेन यानी किसकी तरफ रहेगी, कोशिका झिल्ली की तरफ। बोलो उसको आपने क्या बोला था, निर्माणकारी, फॉर्मिंग सरफेस कहा था, क्योंकि यहां पर वेसाइकल का निर्माण होता है। यहां आते आते वेसाइकल क्या हो जाती है, मैच्योर, इसलिए हमने कहा इस वाली सतह को आप क्या बोलोगे, तो हमने कहा परिपक्वन सतह, मैच्योरिंग सरफेस कहा जाता है। और तीसरा और याद रखना उसको आपने क्या बोला, अभिसारी, तो इसको क्या कहा जाएगा, अपसारी। तो अलग से लिखवाने की जरूरत मेरे को नहीं लगता है रहेगी, अब याद रह जाएगा, इसे छाप लीजिए। और इतने लंबे समय के लिए खुद की, बाकी इतनी छुट्टियां तो इंसान खुद की शादी में ही ले सकता है। सही है ना अमिता जी? हाँ चौबीसा जी बोलिए। क्या, मेरी शादी, अच्छा पंडित तू ही होगा उस टाइम शायद। करनी तो चार थी बट इजाजत नहीं देता अपना धर्म। देखो चलो, तुम ये पढ़ने आते हो और ये ध्यान रखने आते हो। हाँ, बुढ़ापा किसने देखा, फ्यूचर की बात सोच के परेशान क्यों होना। हिमालय जिंदाबाद है, जानते हो बहुत लंबा चौड़ा पड़ा है। चलिए लिख दिया क्या, लिखो अगला पॉइंट लिखो।
गोल्जी कॉय के कार्य, गोल्जी कॉय के कार्य। लिख दिया। चलिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कार्य है गोल्जी कॉय का, लिखो कोशिकीय स्त्रावण, सेलुलर सिक्रेशन। कोशिकीय स्त्रावण इसमें लिखो जब कोशिका के द्वारा, जब कोशिका के द्वारा दीर्घ अणुओं को यानी मैक्रोमोलिक्यूल, जब कोशिका के द्वारा दीर्घ अणुओं यानी मैक्रोमोलिक्यूल को कोशिका से बाहर भेजा जाता है, कोशिका से बाहर भेजा जाता है, तो यह क्रिया गोल्जी कॉय के द्वारा संपन्न होती है। तो यह क्रिया गोल्जी कॉय के द्वारा संपन्न होती है, इसलिए गोल्जी कॉय को, गोल्जी कॉय को मिडिल मैन ऑफ सेल, मिडिल मैन ऑफ सेल, यानी आप चाहो तो ऐसे याद रखना, कोशिका का बिचौलिया कहा जाता है इसको। हालांकि आजकल ये वर्ड यूज नहीं करते, इसको ऐसे ही याद रखो, मिडिल मैन ऑफ सेल, या कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन, या कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन, या तीसरा नाम और है इसका, इसको बोला जाता है डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक इन अ सेल। ये तीनों ही नाम हमारे गोल्जी कॉय के होते हैं। डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूलर ट्रैफिक इन अ सेल कहा जाता है। ओके, अब एक चीज ध्यान से सुनना, आपको इतनी देर जो भी अपन ने रामायण गाई थी कि ये कैसे पदार्थ आते हैं, कैसे पदार्थ जाते हैं, इसको अपन कोशिश करते हैं कि सिंपल शब्दों में अपन इसको समेटे। हमने कहा ईआर जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके द्वारा किसी न किसी पदार्थ का सिक्रेशन होता है, क्योंकि हार्मोन वगैरह सिक्रेशन का काम करता है। तो हमने कहा सपोज करो ईआर है, ईआर के द्वारा किसी पदार्थ को क्या करना है, कोशिका से कहां भेजना है, बाहर। तो होगा क्या यहां पे, हमने कहा सबसे पहले ईआर के द्वारा क्या होगा, तो हमने कहा ईआर के द्वारा किसी पदार्थ का क्या होगा, सिक्रेशन होगा। अब ईआर के द्वारा किसी पदार्थ का सिक्रेशन होगा तो ये पदार्थ डायरेक्ट बाहर नहीं जा सकता है, इसको बाहर जाने के लिए किसकी परमिशन चाहिए, गोल्जी कॉय की। किसकी चाहिए, गोल्जी कॉय की। तो हमने कहा जो भी पदार्थ आया है ना, वो सबसे पहले कहां पहुंचेगा, गोल्जी कॉय पर। कहां पहुंचेगा, और गोल्जी कॉय के अंदर कितनी सतह होती है, दो। कौन कौन, सिस और कौन होती है, ट्रांस। और आप जानते हो इनिशियली जो निर्माणकारी चीजें होती है वो कहां होती है, सिस सतह पर होती है। तो हमने कहा कि अब वो पदार्थ जो है वो गोल्जी कॉय की कौन सी सतह पर जाएगा, सिस सतह पर जाएगा। अब ये सिस सतह पर पहुंच गया। अब क्या हुआ, जो ही ये पदार्थ आया यहां पर, ये पदार्थ है, अभी तक इसको बैग में पैक नहीं हुआ है, ये पदार्थ पहुंचा है, जो ही सिस सतह पर पहुंचता है ना, इस सिस सतह पर क्या होती है, एक बड बनती है। बड मतलब कलिका,
जानते हो, मुकुलन के द्वारा जनन होता है। तो यहां क्या होती है, एक अतिवृद्धि बनती है, ऐसी एक अतिवृद्धि बनेगी, इसको बोलते हैं कि मुकुलन के द्वारा एक छोटी बैगनुमा संरचना बनती है, और ये सारा का सारा पदार्थ किसमें पैक कर दिया जाएगा, इस बैग के अंदर। इस छोटी बैगनुमा संरचना को याद करो, अपन ने क्या लिखा है, वेसाइकल। अरे यही बोला है, सिस्टर्नी की सतह पर जो बैगनुमा संरचना पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है। तो हमने कहा आगे क्या होगा, सिस सतह पर जाएगा। अब क्या होगा, हमने कहा सिस सतह पर मुकुलन का मतलब होता है, बडिंग वर्ड यूज किया जाता है यहां पे। मुकुलन के द्वारा किसका निर्माण होता है, हमने कहा वेसाइकल का निर्माण होगा। ज्यों ही ये सिस सतह पर पहुंचा, सिस सतह पर ये वाली क्रिया हो गई। अब क्या होगा, अब हमने कहा जो पदार्थ वहां पहुंचा है उस पदार्थ को किसमें पैक करेंगे, तो हमने कहा उस पदार्थ को वेसाइकल में क्या कर दिया जाएगा, पैक किया जाएगा। ठीक है, अब पैक हो गया, लेकिन ये पदार्थ डायरेक्ट तो बाहर जा नहीं सकता। तो अब क्या होता है, ये धीरे धीरे सिस सतह से किधर की तरफ ट्रांसफर होती है, ट्रांस सतह पर ट्रांसफर होती जाती है। लेकिन ये ट्रांसफर होते होते क्या होता है, इसके अंदर किसका रूपांतरण होता है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, रासायनिक रूपांतरण होता है। क्योंकि हमने कहा जो पदार्थ आते हैं ना मैक्रोमोलिक्यूल, वो मैक्रोमोलिक्यूल जो है उसको केमिकली मॉडिफाइड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि कोशिका द्रव्य में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो इनसे क्रिया कर लेंगे, और अगर इनसे क्रिया कर लेंगे तो वो पदार्थ प्रॉपरली बाहर जाएगा ही नहीं। तो हमने कहा कि सपोज करो अगर यहां लिपिड पहुंचा है तो उस लिपिड को धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, ग्लाइको। अगर प्रोटीन पहुंचा है तो उस प्रोटीन को धीरे धीरे कौन सी प्रोटीन में कन्वर्ट करेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। तो हमने कहा अब क्या होगा, अब हमने कहा वेसाइकल में जो पदार्थ है उस वेसाइकल में उपस्थित पदार्थ का कौन सा रूपांतरण होगा, हमने कहा केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रासायनिक रूपांतरण होगा। अब रासायनिक रूपांतरण को हम यहां इनडायरेक्टली लिखते हैं। हमने कहा जो लिपिड है वो लिपिड तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमने कहा लिपिड को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ग्लाइकोलिपिड के अंदर। और हमने कहा जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन में। अब ये पदार्थ कन्वर्ट हो चुका है, अब ये बाहर जा सकता है। अब हमने कहा कि ये धीरे धीरे ये पदार्थ जो है वेसाइकल के रूप में ये कौन सी सतह पर पहुंचते हैं, तो हमने कहा ट्रांस सतह पर जाएंगे। और ज्यों ही ये ट्रांस सतह पर जाएंगे, अब क्या होगा, ये यहां पहुंच गए, सपोज करो ये यहां पर पहुंच गए ट्रांस सतह पर। अब क्या होगा, इनको तो बाहर भेजना है, तो फिर क्या होगा, ये सिस्टर्नी जो होती है यहां से इस वेसाइकल को क्या कर देगी, कट कर देगी, और वेसाइकल यहां से क्या हो जाएगी, अलग। और अलग होते ही इसको क्या भेज दिया जाएगा, कोशिका झिल्ली से बाहर। तो हमने कहा अब क्या होगा कि ये जो वेसाइकल है ट्रांस सतह पर जाएगी, और फिर हमने कहा यहां से क्या होगा, सिस्टर्नी से अलग, और सिस्टर्नी से अलग होते ही इसको कहां भेज दिया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली से क्या कर देंगे, बाहर। तो अब बात है कि इसको मिडलमैन अपन ने क्यों कहा। हमने कहा कोई भी पदार्थ है वो डायरेक्ट भी तो बाहर जा सकता था, लेकिन हेल्प किसकी लेगी, गोल्जी कॉय की। इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, मिडिल मैन ऑफ सेल कहा जाता है। तो एक लाइन लिखो, इसी में लिखना कार्य के अंदर है ना, गोल्जी कॉय के द्वारा, गोल्जी कॉय के द्वारा किसी पदार्थ को बाहर भेजने के लिए, किसी पदार्थ को बाहर भेजने के लिए निम्न चरण अपनाए जाते हैं।
फॉलोइंग स्टेप्स, यानी निम्न चरण अपनाए जाते हैं। लिख दीजिए अब उसको फटाफट। टॉपिक अभी केंद्रक बाकी है, न्यूक्लिक एसिड बाकी है, कोशिका विभाजन बाकी है, कोशिका चक्र बाकी है। तुम्हें क्या लगता है 60 नंबर ऐसे ही आ जाते हैं? होगा। देखो अभी आप पूरा पढ़ो, अभी आप पूरा पढ़ो, अभी डिटेल में ही पढ़ा रहा हूं मैं, जानबूझ के ही पढ़ा रहा हूं। धीरे धीरे जब जो ही आप सितंबर में पहुंचोगे ना, उससे पहले मैं आपके टेंशन मत लो, अक्टूबर या नवंबर में आपकी एक क्लास लूंगा थ्योरी की कंप्लीट, जिसके अंदर समराइज करेंगे कि कौन कौन सी चीजें अपने को मेनली याद रखनी है। अभी सारी चीजें अभी आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद 31 दिसंबर को आपके मैराथन होगी, फिर 12 घंटे की, सुबह 8 से शाम को 8 बजे, ठीक है। उसके बाद आपके एग्जाम है कब? 21 जनवरी को, 17 को है, 17 से 20 के बीच में। फिर आपके 19 दिसंबर को होगी मैराथन क्लास। 19 दिसंबर मेरे लिए अच्छा है इसलिए। अच्छा, आपके लिए भी बिल्कुल अच्छा होगा। है कब होगी? आप बोलो कब करवानी? 29 और 30। 29 और 30 मैं जाऊंगा शादी में, आप टेस्ट देना आराम से। कोशिका वाला जितना अपन यहां तक पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन से पहले पहले का, ओके। और एक टेस्ट होगा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन वाला। तो दोनों टेस्ट हो जाएंगे आपके एक साथ, और उन दोनों टेस्ट में कंबाइंडली जिनकी फर्स्ट से 5th रैंक आएगी उनको प्राइज मिलेगा। हाँ बोलो। क्या? जुलाई एंड? हाँ जुलाई एंड में कर दें, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा। बायो ही बड़ी है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है बड़ी। बायो में भी मेनली कोशिका वाला चैप्टर, रोग वाला चैप्टर और संतुलित भोजन वाला चैप्टर, ये 3 ही बड़े हैं, बाकी इतने बड़े नहीं है। ह्यूमन सिस्टम है, उत्तक वाला भी बड़ा नहीं है, अलग अलग पढ़ेंगे। पादप और जंतु तो ज्यादा बड़ा नहीं है, वो अभी ऐड हुआ है तो बस होगा। छाप लिया क्या? रासायनिक रूपांतरण मतलब क्या होगा? अगर लिपिड आया है तो उसको ग्लाइकोलिपिड में बदलेंगे, अगर प्रोटीन आया है ऊपर तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन में बदलेंगे।
ये रूपांतरण होता है यहां पे इसी के अंदर। क्या हुआ? पेन आए बिल्कुल दे देंगे, कल लेके आएंगे आपके। बस छाप लिया? लिखो, नोट लगा के एक लाइन लिखो। गोल्जी कॉय को डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। गोल्जी कॉय को डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। अच्छा, गोल्जी कॉय की खोज किसने की थी? हाँ तो लिख दो फटाफट जल्दी से। अगला पॉइंट नोट के अंदर, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई। लिख दिया? अब देखो, नॉर्मली आप गोल्जी कॉय को नाम गोल्जी कॉय ही लिखते हैं, लेकिन जो पादप होते हैं, पादपों के अंदर जो गोल्जी कॉय पाया जाता है उसको गोल्जी कॉय नहीं कह के कुछ और नाम दिया जाता है। क्या कहते हैं बताओ? गुड, लिखो पादप। अगला पॉइंट नोट में, पादप गोल्जी कॉय को डिक्टियोसोम कहा जाता है। ये डायरेक्ट सवाल आएगा, ध्यान रखना। पादप गोल्जी कॉय को डिक्टियोसोम कहा जाता है। तो देखो, गोल्जी कॉय में मेनली याद रखने बातें क्या है, सारी नहीं भी याद रखोगे तो 4 पॉइंट याद रखना। पादप गोल्जी कॉय को क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। गोल्जी कॉय में कितनी सतह होती है? 2। कौन सी? सिस और कौन आती है? ट्रांस। जो नहीं बोलेगा उसको कसम है। कौन सी सतह होती है? सिस और ट्रांस। अब आई ना आवाज, देखो। हाँ, सिस सतह कहां पाई जाती है? केंद्रक की तरफ। इसका दूसरा नाम क्या है? निर्माणकारी सतह। तीसरा नाम अभिसारी सतह। दूसरी सतह कौन सी होती है? ट्रांस। कहां पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली की तरफ। और इसी को क्या कहते हैं? परिपक्वन सतह। और तीसरी याद रखना, कोशिका झिल्ली के आर पार जो आते हैं उनको कंट्रोलिंग का कार्य कौन करता है? गोल्जी कॉय। बस इसके अलावा भले कुछ भी याद नहीं रहे तो चलेगा आपके, बस ये 4 चीजें ही याद। वही आर पार जाने का मतलब है ट्रैफिक पुलिसमैन का काम हो गया हमारे। चलिए अगला सेल ऑर्गन लिखिए, जिसका नाम है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल। और इसके साथ साथ एक चीज और पढ़ते हैं, सेंट्रोसोम। इनको कहते हैं तारक केंद्र हिंदी में, और सेंट्रोसोम को कहते हैं तारक काय। पहला तो मेरा सवाल ही आपसे ये है कि ये सेंट्रियोल और ये जो सेंट्रोसोम है, ये दोनों एक ही होते हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग कौन बोला? आप बोले, बताइए कैसे अलग अलग? कैसे वो नहीं पता, कोई बता सकता है? सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम दोनों एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है। ओके, पीछे वालों भाई, अलग अलग है या सेम है? चलो दूसरा सवाल पूछो। ठीक है, ये सेंट्रियोल कौन सी कोशिकाओं में पाए जाते हैं? पादप कोशिका में या जंतु कोशिका में या दोनों में पाए जाते हैं? अच्छा, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, उपस्थित होते हैं, इसका मतलब पादपों में नहीं होते।
सारे सहमत हो आप उनकी बातों से? वो कह रहे हैं जंतु कोशिका में होते हैं, पादपों में नहीं पाए जाते सेंट्रियोल। सहमत हो आप इनकी बात से? सहमत हो पक्का? ओके ठीक है। अच्छा, सेंट्रियोल के बारे में और कोई जानकारी हो आपको तो बता दो। सेल सुनाई नहीं दे रहा मुझे, चलो कोई बात नहीं। और कोई बताना चाहेगा? चलो भाई सुनो, जब आप सेंट्रियोल की बात करते हो और सेंट्रोसोम की बात करते हो तो दोनों में मैं अंतर बता देता हूं सिंपल सा। हमने कहा ये हमारी कोशिका, और कोशिका के अंदर ये क्या पाया जाता है? केंद्रक। ठीक है, इस केंद्रक के पास में कितने सेंट्रियोल पाए जाते हैं? 2। और दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। लंबवत होने का मतलब ये है दो रहेंगे सेंट्रियोल, एक सेंट्रियोल ऐसा है तो दूसरा सेंट्रियोल ऐसे मिलेगा, तो दोनों एक दूसरे के क्या मिलेंगे? परपेंडिकुलर। तो देखो ये तो हमारे क्या है? सेंट्रियोल है। क्या होते हैं? सेंट्रियोल मतलब क्या होते हैं? तारक केंद्र होते हैं। इन सेंट्रियोल के चारों तरफ जो भी कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म होता है, उसको कहते हैं सेंट्रोस्फीयर। क्या कहते हैं? सेंट्रोस्फीयर। तो याद रखना, सेंट्रियोल के चारों तरफ जो भी मिलेगा उसको आप क्या कहते हो? सेंट्रोस्फीयर। और ये येलो कलर वाली स्ट्रक्चर है, इसको तो आपने क्या बोला है? तो हमने कहा इसको हमने क्या बोला है? सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल तो सेल ऑर्गन हो गया, इसके चारों तरफ जो कोशिका द्रव्य है उसको क्या नाम दिया? सेंट्रोस्फीयर। और अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इन दोनों को मिलाते ही क्या बन गया? तो हमने कहा सेंट्रोसोम बन गया। यानी तारक केंद्र और सेंट्रोस्फीयर दोनों को सामूहिक रूप से आप क्या कहते हो? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का मतलब क्या कहते हैं? तारक काय कहते हैं। तो पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी चीज, जब आप इसकी संरचना देखते हो, जब आप इसकी स्ट्रक्चर देखते हो, किसकी? सेंट्रियोल की, तो आपको स्ट्रक्चर कैसी मिलती है? गाड़ी के पहिए के जैसी। गाड़ी का पहिया जानते हो, गोल होता है, ताड़ियां पाई जाती है, जैसे साइकिल का पहिया जो होता है उसमें। तो सेम उसकी जो इसकी जो स्ट्रक्चर आती है वो सेम किसके जैसी आती है? हमने कहा इसके जैसी आती है। मैं आपको दोनों डायग्राम एक साथ ले रहा हूं यहां पे। हमने कहा कि जो सेंट्रियोल है और जो सेंट्रोस्फीयर है दोनों की स्ट्रक्चर आप साथ ले लेते हैं। देखो ये हैं दोनों हमारे सेंट्रियोल और कौन आते हैं? सेंट्रोस्फीयर आते हैं। देखो यहां ये केंद्रक के पास में रहते हैं, दोनों एक दूसरे के कितने डिग्री पर रहते हैं? 90 डिग्री। इन सेंट्रियोल के चारों तरफ, यहां देखो, इस सेंट्रियोल के चारों तरफ जो भी कोशिका द्रव्य होगा उसको आप क्या कहते हो? सेंट्रोस्फीयर। और कंबाइंडली इन दोनों को क्या बोला जाता है? सेंट्रोसोम। अब ये एक सेंट्रियोल लेते हैं, एक सेंट्रियोल को हम ऐसे कट करते हैं और यहां से इसको देखते हैं तो दिखने में ऐसा होता है। देखो गाड़ी का जो पहिया होता है उसके जैसी स्ट्रक्चर होती है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें देखो, ये देखो हर एक में 3-3 तंतु है। कितने कितने? ट्रिपल फिलामेंट होते हैं, ट्रिपल तंतु होते हैं। और देखो टोटल कितने हैं ये गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 तो तंतु है, वो कहां पर पाए जाते हैं? तो हमने कहा कहां पाए जाते हैं? परिधि पर। कहां पाए जाते हैं? सरकमफेरेंस पर, परिधि पर। और एक जो तंतु होता है वो कहां पाया जाता है? सेंटर के अंदर। इसको बोला जाता है सेंट्रल फिलामेंट कहा जाता है। याद रहेगा? तो कई बार ये भी बोलते हैं कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गन है जिसकी संरचना 9+0 होती है? 9 का मतलब है 9 तो परिधि वाले तंतु, और 0 का मतलब होता है जो एक होता है वो कौन सा तंतु होता है? सेंट्रल होता है। अरे याद रह जाएगा? ठीक है, तो आपको डायग्राम कौन सा बनाना है? तो डायग्राम ये वाला बनाना है। ठीक है, ये डायग्राम आपको भेज दिया जाएगा ग्रुप में, अभी नहीं बनाना है, आप बना देना बाद में इसको। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको यहां लिखवानी है,
ये चीज तो आप लिख ही दो फटाफट, फोटो बना लो जल्दी से। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट अराउंड सेंट्रियोल। छाप लिया क्या? लिखे आगे, लिखो पहला पॉइंट, लिखो यह झिल्ली, लिखो तारक केंद्र, तारक केंद्र झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, जो कि पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, जो कि पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। लिख दिया? नेक्स्ट लिखो सेंट्रियोल। याद रखना सेंट्रियोल का मतलब क्या होता है? तारक केंद्र। लिखो सेंट्रियोल केंद्र के पास, सेंट्रियोल केंद्रक के पास पाए जाते हैं। लिख दिया? अगला पॉइंट लिखो दो सेंट्रियोल एक दूसरे के समकोण पर स्थित होते हैं, यानी परपेंडिकुलर। दो सेंट्रियोल एक दूसरे के समकोण पर पाए जाते हैं, एक दूसरे के समकोण पर पाए जाते हैं। लिख दिया? अगला पॉइंट लिखो सेंट्रियोल के चारों तरफ उपस्थित, सेंट्रियोल के चारों तरफ उपस्थित कोशिका द्रव्य को, सेंट्रियोल के चारों तरफ उपस्थित कोशिका द्रव्य को सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। लिख दिया? अगला पॉइंट लिखो सेंट्रियोल तथा सेंट्रोस्फीयर, सेंट्रियोल तथा सेंट्रोस्फीयर को सामूहिक रूप से, कंबाइनली,
सेंट्रियोल तथा सेंट्रोस्फियर को सामूहिक रूप से सेंट्रोसोम कहा जाता है। सेंट्रोसोम कहा जाता है। लिख दिया। चलिए अगला पॉइंट लिखो। सेंट्रियोल की संरचना, सेंट्रियोल की संरचना गाड़ी के पहिए के समान, गाड़ी के पहिए के समान, ब्रैकेट में लिख देना, ऐसे भी लिख देना हिंदी में, कार्ट व्हील संरचना, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, गाड़ी के पहिए के समान संरचना या कार्ट व्हील संरचना होती है, होती है। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो। सेंट्रियोल की संरचना, सेंट्रियोल की संरचना 9+0 होती है। सेंट्रियोल की संरचना 9+0 होती है। 9+0 होती है। अब सुनो, 9+0 को लिखने के टाइम याद रखना, 9 तो जो होते हैं वो कौन से होते हैं? परिधीय तंतु। कौन से होते हैं? परिधीय तंतु, पेरिफेरल फिलामेंट कहा जाता है। इन्हीं ये जो तंतु होते हैं ये कौन सी फॉर्म में होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट का मतलब होता है कितने कितने के ग्रुप में मिलेंगे आपको? 3-3 के ग्रुप में मिलेंगे। ओके, दूसरा हमने कहा 0 मतलब यहां पर होता है वो कौन सा होता है? सेंट्रल तंतु होता है। इस तंतु को कई बार यहां लिखा जाता है रोड, सेंट्रल रोड। ठीक है, और याद रखना ये कैसा होता है? ट्रिपलेट नहीं, ये कैसा होता है? सिंगलेट होता है, केवल सिंगल होता है वहां पे। लिख दीजिए। पटवारी का एग्जाम कौन कौन दे रहा है आप में से? ओके, पटवारी का ना अफवाह होती है। ग्रेजुएशन कंप्लीट तो एलिजिबल नहीं हो। एग्जाम दो ना भली, किसने मना किया? एग्जाम तो आप कोई भी दे सकते हो। 12वीं पास करने के बाद भी आप आरएस का एग्जाम दो ना, किसने मना किया तुम्हें? रूल ये होता है कि एग्जाम की डेट से पहले आप एलिजिबल हो जाने चाहिए। फॉर्म भरते टाइम आप एलिजिबल हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस टाइम आप एग्जाम में बैठ रहे हो उससे पहले आपके फाइनल का रिजल्ट आ जाना चाहिए, बस वो रहता। नहीं भाई, रूल तो पहले यही था। रूल तो पहले यही है कि जिस टाइम आप एग्जाम में बैठ रहे हो उस टाइम आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। भाई गवर्नमेंट का क्या है, जब मर्जी आए तब रूल चेंज करती रहती है। जिस टाइम मैं एलिजिबल था नहीं था उस टाइम का रूल मुझे पता है, अब का नहीं पता है। जो भी हो आप एक बार देख लेना। अरे लिख दिया क्या? चलिए अगला लिखिए। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला पॉइंट लिखिए। लिखो, तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल, तारक केंद्र के कार्य, तारक केंद्र के कार्य। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य सुन लो, 2 हैं। तारक केंद्र हमेशा कोशिका के विभाजन का तल यानी सेल डिवीजन का जो प्लेन होता है, तल होता है, उसको डिसाइड कौन करता है? सेंट्रियोल की पोजीशन। जो सेंट्रियोल होते हैं उसके परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है? कोशिका विभाजन। तो कई बार याद रखना, सेंट्रियोल को सेंटर ऑफ सेल कहा जाता है, कोशिका का केंद्र, ना कि केंद्रक। पहले कह रहा हूं, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस आएगा
और सेंटर ऑफ सेल पूछे ना, तब वास्तव में कौन आएगा, हमारा तारक का है। अब देखो इसको क्यों कहते हैं, याद करो कभी अपन पढ़ते हैं कि ये कोशिका में ज्यों ही प्रोफेज स्टार्ट होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जानते हो सेल डिवीजन की अलग अलग अवस्थाएं हैं। प्रोफेज अवस्था में एक सेंट्रियोल कितने सेंट्रियोल में डिवाइड होता है, दो। दोनों सेंट्रियोल कहां जाते हैं, अपोजिट एंड में, यहां पहुंच गए। अब ये सेंट्रियोल की पोजीशन है, इस सेंट्रियोल की पोजीशन के परपेंडिकुलर ये जो तल आता है, इस तल के अंदर हमेशा क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। अगर ये हमने कहा कि ये सेंट्रियोल ऐसे नहीं पहुंच के, एक सेंट्रियोल यहां आ गया, दूसरा यहां आ गया, तो इन दोनों सेंट्रियोल की पोजीशन के परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, वहां क्या होगा, हमेशा कोशिका विभाजन। तो याद रखना, कोशिका के विभाजन का या कोशिका विभाजन का तल कौन निर्धारित करते हैं, सेंट्रियोल की स्थिति, पहला पॉइंट। दूसरा याद करो, हमने कहा था इन सेंट्रियोल से धागे नुमा संरचनाएं निकलती है, इन संरचनाओं को स्पिंडल फाइबर यानी क्या कहते हैं, तरकु तंतु। तो कोशिका विभाजन के समय तरकु तंतुओं का निर्माण करवाना भी किसका कार्य होता है, सेंट्रियोल का। तो पहला पॉइंट लिखो, कार्य में लिखो, सेंट्रियोल के द्वारा कोशिका विभाजन का तल, सेंट्रियोल के द्वारा कोशिका विभाजन का तल, प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का तल निर्धारित किया जाता है। लिख दिया, इसमें लिखो सेंट्रियोल की स्थिति, इसी में लिखना है पोजीशन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल की स्थिति कोशिका विभाजन का तल, प्लेन ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का तल निर्धारित करती है। लिख दिया, ब्रैकेट में एक लाइन लिख देना, सेंट्रियोल के लंबवत तल में, परपेंडिकुलर प्लेन, सेंट्रियोल के लंबवत तल में कोशिका विभाजन शुरू होता है। इसलिए सेंट्रियोल के लंबवत तल में कोशिका विभाजन शुरू होता है, इसलिए सेंट्रियोल को सेंटर ऑफ सेल कहा जाता है, सेंटर ऑफ सेल कहा जाता है। ओके, और लास्ट कार्य लिख दो अपने फटाफट, लिखो कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय तरकु तंतु का निर्माण, तरकु तंतु का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, कोशिका विभाजन के समय तरकु तंतु का निर्माण सेंट्रियोल के द्वारा किया जाता है, सेंट्रियोल के द्वारा किया जाता है। ओके, चलिए यहां आके हमारा सेंट्रियोल क्या हो गया है, खत्म। अब देखो सेल ऑर्गन में एक वैक्यूल बची है और माइक्रोट्यूब्यूल, सीलिया, फ्लेजिला और केंद्रक बचा है। तो कोशिश होगी कि कल अपन इसको खत्म कर देंगे, सेल और सेल ऑर्गन वाला पोर्शन जो है। ठीक है भाई, कोई सवाल हो तो बता दो। कोई सवाल नहीं है, चलो। प्रोटोजोआ होता है, बिल्कुल होता है। प्रोटोजोआ में प्रिमिटिव सेल्स होती है, कंप्लीट सेल कहां होती है?
नहीं है, बट फिर भी एक बार पढ़ना।